प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धीरज कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज करनाल। आज हम 16 महाजनपद और मगध राज्य के उत्थान के विषय पर चर्चा करेंगे। महाजनपद की जानकारी के जो हमारे पास स्रोत होते हैं उनमें पुरातात्विक, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ व संस्कृत साहित्य से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी और मगध राज्य के उत्थान की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो इन स्रोतों में हम देखते हैं जो प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, उत्तरी काले पालिशदार मृदबांध और काले लाल मृदबांडों को जब हम देखते हैं तो हमें उस समय की महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय तथा सूत नियात से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में महावस्तु तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी हमें तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। पर जब हम बात करते हैं महावस्तु की तो ये संस्कृत में भी है और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। हम देखते हैं कि तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम से भी हमें 3 जनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे महाजनपदों के विषय में या 6ठी शताब्दी में राज्यों को लेकर हम बात करेंगे। 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस काल को बुद्ध युग तथा प्राक मौर्य काल के नाम से भी जाना जाता है। जहां इस समय के दौरान भारतीय इतिहास में हमें महाजनपद का उदय देखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बदलाव देखने को नज़र आते हैं और इसके साथ साथ हमें धार्मिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय क्रांति नज़र आती है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पुरानी धार्मिक मान्यताएं बदल गई और नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें हम बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। इसी समय के दौरान मगध साम्राज्यवाद का विकास हुआ, जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद में केवल जनों का उल्लेख मिलता है जो अपने आप को किसी पूर्वज की संतान मानते थे, परंतु हमें ऋग्वेद में जनों का विवरण प्राप्त नहीं होता है। अतः उस समय जनों ने अपने स्थायी राज्य स्थापित नहीं किए थे। जनपद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हम ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जनपदों का उदय ब्राह्मण काल में हुआ होगा, परंतु धीरे धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी तथा छोटे जनपदों का विलय बड़े जनपदों में होने लगा। इसी समय के दौरान पश्चिम बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते हम जनपदों को महाजनपदों के रूप में विकसित होता हुआ देखते हैं। महात्मा बुद्ध के उदय से पूर्व उत्तरी भारत में 16 महाजनपदों में विभक्त था, यानी भारत उस समय उत्तरी भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें हम 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद देखते हैं। ये जो 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद हैं, इसमें वज्जी और मल को शामिल किया जाता है। इन महाजनपदों या राज्यों के बारे में जानने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक अवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्य 3 प्रकार के हैं कि महाजनपद, गणराज्य और राजतंत्रीय राज्य। सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद की। महाजनपदों की चर्चा बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी मिलती है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलती है। ये महाजनपद बुद्ध देव के पूर्व ही बने होंगे, क्योंकि प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। महाजनपद इस प्रकार थे:
सबसे पहले हम जिस महाजनपद की बात करते हैं वो है काशी। यह राज्य आधुनिक बनारस के आसपास के भूभाग में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वाराणसी या काशी थी। काशी का उत्कर्ष एवं विकास ब्रह्मदत्तों के काल में अपनी प्राकष्ठा पर पहुंच गया था। जैनों के विख्यात तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहाँ के पौराणिक राजाओं में से एक थे। अजातशत्रु भी काशी के नरेश थे। अगला जो महाजनपद है वो है कौशल। इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। गोंडा जिले में सहेट महेट नामक ग्राम में श्रावस्ती के भग्न अवशेष मिलते हैं। कौशल और काशी में प्राय युद्ध होता रहता था। अंतोगत्वा कौशल नृप कंस ने काशी को जीतकर कौशल में शामिल कर लिया, जिसके फलस्वरूप कंस को पाली ग्रंथ में वाराणसिंहो यानी वाराणसी का विजेता की उपाधि मिली। कम से कम इसमें संदेह नहीं है कि कौशल राजा प्रसेनदि या प्रसेनजीत के पिता महाकौशल भी काशी पर पूर्णतः अधिकार था। तीसरा जो महाजनपद है वो है अंग। यह बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर नामक दो मंडलों के मिलने से बना था। इसकी राजधानी भागलपुर के निकट चंपा थी। ब्रह्मदत्त और अंग के कुछ राजाओं ने मिलकर मगध के समसामयिक राजाओं को पराजित किया था, लेकिन अंतोगत्वा विजयश्री मगध को ही मिली। चौथा जो महाजनपद है इसमें पटना तथा गया मंडल सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बुद्धकालीन राजा बिंबिसार ने इसको पुनः बसाया और इसको राजगृह की संज्ञा दी। बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध बुद्धकालीन मगध नरेश थे। अगला जो महाजनपद है वो है वज्जी या व्रजी। यह 8 कबीलों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वृजी आदि प्रमुख थे। इसकी राजधानी संभवतः वैशाली थी। मल पर्वतीय जन थे और इनका राज्य वृज्यों के उत्तर में पहाड़ी प्रदेश में स्थित था। इनकी 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की राजधानी पावानगर थी। चेदी यह राज्य यमुना नदी के निकट स्थित था। आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी सुक्तिनती या सौत्यवती नगरी थी। वत्स यह भी एक महाजनपद था। यह राज्य चेदी के उत्तर पूर्व में यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कुरु महाजनपद दिल्ली और दिल्ली के आसपास बसा हुआ था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल यह राज्य रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के आसपास फैला हुआ था। इसकी उत्तर और दक्षिण 2 शाखाएं थी। पहली शाखा की राजधानी का नाम अचिन था और दूसरी की राजधानी का नाम काम्पिल्य था। इस जनपद में दुमुख नामक एक प्रतापी राजा हुआ था। मत्स्य यह जनपद यमुना के पश्चिम और कुरुओं के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जहाँ महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास किया था। सूरसेन यह आधुनिक मथुरा के आसपास का प्रदेश था। इसकी राजधानी मथुरा थी। अश्मक गोदावरी के तट पर स्थित था। इसका प्रमुख नगर पौतिल था। अवंती यह राज्य पश्चिम मालवा में स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसका दक्षिणी भाग पृथक था, जिसकी राजधानी का नाम महिषामती था। प्राचीन काल में राजधानी में हैयो का राजा था, जिसका नाम सहस्त्रबाहु था। गंधार यह आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। यह कश्मीर तथा पूर्वी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज यह अंतिम महाजनपद था। यह गंधार से लगा हुआ कश्मीर के उत्तर में था। उसके प्रमुख नगर राजपुर और द्वारका थे। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त
4 छोटे राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। निचली सिंधु घाटी में रोहक, गंधार और व्यास के मध्य स्थित केकय, पंजाब, मध्य पंजाब में भद्र और तक्षशिला में नाग नामक राज्य थे। दक्षिण भारत में विदर्भ का एक राज्य था। अभी हमने महाजनपदों के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे गणराज्यों के बारे में। बुद्धकालीन पाली ग्रंथों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि भारत में महाजनपदों के अतिरिक्त कुछ गणराज्य भी थे। इनकी कुल संख्या 10 थी, जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुषुमगिरी के भर्ग, अल्पकल्प के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनगर के मल, पिपलीवन के मौर्य, पावा के मल, मिथिला के विधेय। ये हमें 10 गणराज्य देखने को मिलते हैं। गणराज्यों की शासन प्रणाली कैसी थी? आकार और विकार के अगर दृष्टिकोण से देखें तो गणराज्य छोटे या बड़े थे, लेकिन उनकी शासन प्रणाली एक तरह की थी। कपिलवस्तु और वैशाली के गणराज्य प्राचीन भारत में अत्यंत प्रसिद्ध थे। दोनों की शासन व्यवस्था सुसंगठित थी। शाक्य गणराज्य के प्रधान को राजा कहा जाता था। शासन लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार चलता था। प्रधान राजा की संज्ञा से अभिहित था। इसके निर्वाचन और अवधि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। शासन करने वाली सभा के सभी सदस्यों को भी राजा ही कहा जाता था। लिच्छवियों की सभा में हमें 7707 सदस्य थे, जो राजा ही कहलाते थे। गणराज्यों के अतिरिक्त इस काल में हमें राजतंत्रीय राज्य भी देखने को मिलते हैं। इस काल में हमें 4 राजतंत्रीय राज्य देखने को मिलते हैं। ये थे वत्स, अवंती, कौशल और मगध, जहाँ पर राजतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ राजा का पैतृक अधिकार होता था और सभी शक्तियाँ उसी में निहित होती थी। अब हम मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर राय चौधरी का मानना है कि प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का वही स्थान है जो प्राचीन इंग्लैंड के इतिहास में वेसेक्स तथा आधुनिक जर्मनी के इतिहास में प्रशा का स्थान है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक 16 महाजनपदों का युग परिसमाप्त हो चुका था और अब मगध के शासक उत्तरी भारत में एक छत्र साम्राज्य कायम करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था, जो जरासंध का पिता था। इसी ने बृहद्रथ वंश की नींव डाली थी। जरासंध इस वंश का प्रबल पराक्रमी राजा हुआ, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है। गिरिव्रज इसकी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार जरासंध के बाद शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन चलाना आरंभ किया, पर बौद्ध साहित्य इस वंश को नहीं मानता। उनके अनुसार हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। जिस समय बुद्धदेव मगध पर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय इसी हर्यक वंश का बिंबिसार मगध का सम्राट था। यदि ध्यान से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर 4 राजवंशों ने शासन किया। ये थे बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। इन राजवंशों के शासकों ने अपने पराक्रम से मगध को उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना दिया था। इसी नींव पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की थी। अब हम मगध के उत्थान के कारणों के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मगध के उत्थान के लिए अनेक कारण जिम्मेवार थे, जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने जो सबसे पहला कारण आता है वो है मगध की भौगोलिक स्थिति।
मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने अहम योगदान दिया था। इसके उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी तथा पश्चिम में चंपा नदी बहती थी। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह तथा पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। मगध की राजधानी राजगृह 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अतः दुश्मन आसानी से आक्रमण कर इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः विदेशी आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगध के शासकों ने साम्राज्य विस्तार किया था। राजगृह के समान ही पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण न केवल सुरक्षित थी, अपितु उत्तर भारत के व्यापार का महान केंद्र भी थी। सरयू तथा पुनपुन नदी भी पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द ही थी, जिसके कारण पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ के शासकों ने भारी आक्रमण की ओर से सुरक्षित रहे और इन्होंने अपनी राजधानी की चिंता छोड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मगध के उत्थान में हमें जो अगला कारण देखने को मिलता है वो है आर्थिक साधनों की बहुलता। मगध की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती थी और इसके अलावा मगध क्षेत्र में सदा नीरा नदियाँ बहती रहती थी। इसलिए यहाँ पर बिना ज़्यादा परिश्रम के अधिक उपज होती थी, जिसके कारण मगध के शासक राजकीय आय में वृद्धि भी कर पाए। पहले बलि और भाग नामक कर स्वेच्छा से दिया जाता था, परंतु अब वे कर आवश्यक बन गए थे। इसके अतिरिक्त राज्य ने कृषकों और मजदूरों पर अन्य कर भी लगाए। व्यापार के उत्थान में नदियों का योगदान रहा। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नगरों का उत्थान हुआ। सिक्कों का भी प्रचलन आरंभ हो गया था। मगध के शासकों ने पूर्वोत्तर भारत में व्यापारिक उत्पादों पर चुंगी कर लगाकर खूब धन कमाया था और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए थे। आर्थिक संपन्नता ने उसे अपनी सैन्य शक्ति के संगठन और विस्तार का मौका दिया, जिसके आधार पर मगध के शासक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर सके। अब हम मगध के उत्थान में उनकी सैनिक शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मगध के शासकों ने सैन्य संगठन के मामले में बहुत दिलचस्पी ली थी। अभी तक युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, परंतु मगध के राजाओं ने हाथियों को अपनी सेना में स्थान देना आरंभ किया। उन्होंने हाथी की उपयोगिता को पहचाना। हाथियों की अनेक उपयोगिताएं थी। सबसे पहले जो हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि हाथी दलदली इलाकों में भी व्यवहार में लाए जा सकते थे, जबकि घोड़ों के साथ ऐसा नहीं था। घोड़ों की उपयोगिता दलदली मैदानों में हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी जो उपयोगिता हमें हाथियों की देखने को मिली वो थी दुर्गों को भेदने में इनका काम लिया जाता था। मगध में उस समय घने जंगल थे और इन जंगलों से पर्याप्त संख्या में हाथी उपलब्ध होते थे, जिसके बल पर मगध की सेना ने गज सेना की टुकड़ी के महत्व पर बल दिया, जबकि दूसरी ओर मगध के समकालीन राज्यों के पास हाथी सेना की कमी थी। इस प्रकार मगध को एक अन्य लाभ प्राप्त हुआ था। उसके पास लोहे की खानें थी। इन खानों से प्राप्त लोहे से युद्ध के नए नए अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए। अवंती को छोड़कर अन्य राज्यों के पास लोहे के हथियारों की कमी थी, अतः ये राज्य मगध की सेना का सामना नहीं कर पाए। मगध के सैन्य संगठन के बाद अब हम मगध से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस समय मगध में लोहे की विशाल खानें थी। मगध की राजधानी राजगृह के पास
लोहे के विशाल भंडार थे। इनसे मगधवासियों ने उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। मगध के लोग लोहे को गलाने तथा ढालने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित थे। दूसरी ओर मगध के पड़ोसी राज्यों के पास लोहे की इस प्रकार की खानें नहीं थी। अंग व अवंती में लोहे की खानें अवश्य थी, परंतु इन खानों से जिस प्रकार का लोहा मगध से प्राप्त होता था, इस प्रकार का उच्च कोटि का लोहा इन खानों से प्राप्त नहीं मिलता था, जिसके कारण उनके हथियार भी उच्च कोटि के नहीं थे। यही कारण है कि लोहे की अत्यधिक उपलब्धता ने मगध राज्य के उदय में अहम योगदान दिया था। अब हम मगध के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध के उत्थान करने में संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सांस्कृतिक दृष्टि से मगध आर्य व अनार्य सभ्यता का एक अद्भुत मिश्रण था। मगध में आर्य सभ्यता का प्रसार देर से हुआ और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी श्रेष्ठता की भावना और शक्ति भी लुप्त हो गई थी, जिसके कारण मगध में ब्राह्मणों में प्रतिक्रियावादी विचार श्रेष्ठता प्राप्त ना कर सके और वहाँ उदारता व समन्वय का वातावरण बना रहा। प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार मगध के शासकों के साम्राज्य में ब्राह्मण और व्रात्य मिल सकते थे। क्षत्रिय शूद्र कन्याओं को अपने निवास में रख सकते थे। श्रेष्ठ रक्त के कुलीनों का वध किया जा सकता था, अथवा एक नगर शोभनी, जिसे वैश्या कहते हैं, के पुत्र के पक्ष में उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता था और एक नाई राज्य सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा रख सकता था। इस उदारता के वातावरण में मगध में बौद्ध व जैन धर्मों का उत्थान हुआ, जिससे एक बड़े साम्राज्य निर्माण में सहायता मिली। प्रोफेसर आर के मुखर्जी ने लिखा है कि रूढ़िवादी ब्राह्मण सभ्यता द्वारा लगाए गए सामाजिक बंधनों में शिथिलता और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सार्वजनिक दृष्टिकोण ने जिन्हें मगध में सुखद स्थान प्राप्त हुआ था, इस क्षेत्र के राजनीतिक दृष्टिकोण को विस्तृत कर दिया और इस क्षेत्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बना दिया, जिसके कारण हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य का उत्थान होते हुए नजर आता है। अब हम मगध की शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसने उसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय थी, जिसमें राजा का अधिकार पैतृक था, जिसमें राजा को अपनी शक्ति के विस्तार के लिए सहायता मिलती थी। राजतंत्र व्यवस्था में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं राजा व उनके अधिकारी युद्ध में लूट से प्राप्त हुए धन में से सिर्फ कुछ अंश ही प्राप्त करते थे, परंतु इस नवीन अवस्था में उस पर एकमात्र राजा का अधिकार हो गया, यानी लूट के माल पर अब केवल राजा का अधिकार था। राजाओं ने बलि के अतिरिक्त भाग और कर नामक करों को वसूल करना आरंभ किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के करों को भी वसूल करने लगे थे, जिसके कारण साम्राज्य में आर्थिक संपन्नता आई। इस आर्थिक संपन्नता के कारण मगध के शासक अपने पास एक स्थायी सेना रखने में सक्षम हुए। मगध का शासक बिंबिसार पहला शासक था जिसने मगध संपन्नता का लाभ उठाकर अपने पास एक स्थायी सेना रखी थी, जिसकी वजह से मगध राज्य का विस्तार हमें दूर दराज के क्षेत्रों तक देखने को मिलता है। अब हम मगध के उत्थान में
मगध के शासकों के योगदान के बारे में देखते हैं। मगध के उत्थान में वहाँ के शासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मगध में एक के बाद एक अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने कूटनीति की सहायता से, सैन्य बल की सहायता के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार दूर दराज के क्षेत्र तक किया। मुगल साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान सेना नायकों और नीति निपुण शासकों ने डाली। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन शासकों ने उचित अनुचित सभी प्रकार के मार्गों का सहारा लिया था। बाद में शिशुनाग तथा महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने भी मगध की सीमा का विस्तार किया था। यदि ध्यान से देखा जाए तो मगध के उत्थान में अनेक कारण जिम्मेवार थे, परंतु इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि 300 वर्षों में विभिन्न राजकुलों के नेतृत्व में मगध का विलक्षण रूप से विकास हुआ। यह प्राचीन भारत का पहला संगठित साम्राज्य था। प्राय संपूर्ण उत्तरी भारत या संपूर्ण उत्तरी भारतवर्ष मगध साम्राज्य के प्रभुत्व में आ गया, किंतु आगे भी इसका विकास होता रहा। इसके पश्चात भी लगभग 1000 वर्ष तक मगध भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थल बना रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।